जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक नई सीरीज़ शुरू की हुई है हिंदी प्रश्नोत्तरी की, जिसकी आज 6वां भाग है। आज की इस क्लास में प्यारे साथियों हम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये जो क्लास है पीजीटी, टीजीटी और हिंदी मास्टर कैडर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जुड़े रहें और लाइक और शेयर अवश्य करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन को देखो। पहला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा ही जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। सही विकल्प का आप सभी ने चयन करना है। ए विकल्प में दिया है पदूमलाल पुन्नालाल बख्शी। बी विकल्प में है राम नरेश त्रिपाठी। सी विकल्प में श्याम सुंदर दास और डी विकल्प में है वियोगी हरि। तो प्यारे साथियों, 1 नंबर क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। जो विद्यार्थी 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए चुन रहे हैं, मैं बता देता हूँ ये बिल्कुल सही आंसर है। पदूमलाल पुन्नालाल बख्शी को हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय दिया जाता है। और इनका जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य विमर्श, जो कि 1923 ई में प्रकाशित हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी का जो ग्रंथ है वो कविता कौमुदी 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और श्याम सुंदर दास का जो ग्रंथ है वो है हिंदी कोविद रत्नमाला। और एक ग्रंथ और है हिंदी भाषा और साहित्य। 2 ग्रंथ है श्याम सुंदर दास के, आप सभी ने याद रख लेना है। वियोगी हरि का जो ग्रंथ है ब्रज माधुरी सार, जो कि 1923 ईस्वी में रचित हुआ था। तो प्यारे साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है हिंदी के मुसलमान कवि नामक ग्रंथ किस रचनाकार का है? बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। सही विकल्प का चयन करना है सभी विद्यार्थियों ने। ए विकल्प में दिया है मिसर बंधु। बी विकल्प में शिव सिंह सैगर का है। सी विकल्प में गंगा प्रसाद सिंह का है। या डी विकल्प में इनमें से कोई भी नहीं। तो सभी विद्यार्थियों ने 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देना है। प्यारे साथियों, 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दो सभी विद्यार्थी। जो विद्यार्थी मैं आप सभी को बता देता हूँ, 2 नंबर क्वेश्चन का विकल्प सी चुन रहे हैं, बिल्कुल सही है। सी विकल्प इज राइट आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन का सी विकल्प क्या है? राइट है। हिंदी मुसलमान कवि नामक जो ग्रंथ है गंगा प्रसाद सिंह का ग्रंथ है, गंगा प्रसाद सिंह का। मिसर बंधु का ग्रंथ आप सभी को पता ही है, मिसर बंधु विनोद है, जो कि एक बहुत बड़ा भारी प्रखंड व्रत संग्रह है, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और मिसर बंधु जो थे वो 3 भाई थे। आप सभी ने कमेंट में आपने तीनों भाइयों का नाम हमें बताना है। शिव सिंह सैगर का जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज है, जिसका रचना काल है 1883 ईस्वी। शिव सिंह सैगर जो ग्रंथ में 1003 कवियों का वर्णन किया गया है। और मैं आपको बता देता हूँ, इसे प्रस्थान बिंदु भी कहा। नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के बारे में पूछा गया। 3 नंबर क्वेश्चन में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक ग्रंथ किस रचनाकार का है? बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। सभी विद्यार्थियों ने सही उत्तर का चयन करना है, राइट आंसर देना है। ए विकल्प में दिया गया है एडविन ग्रेव्स। बी विकल्प में पादरी F.E. केई।
और सी विकल्प में कॉलरेज या डी विकल्प में इनमें से कोई भी नहीं। सभी विद्यार्थियों ने तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर का चयन करना है। तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है, जो विद्यार्थी बी ऑप्शन सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक ग्रंथ की रचना पादरी F.E.K.E ने की है। और मैं आपको बता देता हूँ, एडविन ग्रिब्स का जो ग्रंथ है वो है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर यानी स्केच बनाना है हमें एडविन का स्केच बनाना है। जो विद्यार्थी ए उत्तर दे रहे थे वो ध्यान दे ले, एडविन ग्रिब्स का जो ग्रंथ है वो है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ किस रचनाकार का है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। सही विकल्प का चयन करना है। सभी विद्यार्थियों ने 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर का चयन करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी विकल्प में है डॉक्टर कृष्णलाल, सी विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी विकल्प में है महेश दत्त शुक्ल। सभी विद्यार्थियों ने 3 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देना है। 4 नंबर क्वेश्चन का, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ किस रचनाकार का है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। सही उत्तर का चयन करना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा सही है, बी विकल्प में डॉक्टर कृष्णलाल, सी विकल्प में डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी विकल्प में महेश दत्त शुक्ल। 4 नंबर क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। मैं आप सभी को बता देता हूं, जो विद्यार्थी 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। राइट आंसर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये ग्रंथ है और मैं आप सभी को बता देता हूँ कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस ग्रंथ में 693 से लेकर 1693 तक का ही वर्णन किया है, यानी कि संधि काल से लेकर भक्ति काल तक। इस ग्रंथ को अधूरा ग्रंथ भी माना जाता है। ये जो ग्रंथ है 7 प्रकरणों में क्या है, विभाजित है। और मैं आप सभी को बता देता हूँ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर कृष्णलाल जी का जो ग्रंथ है वह है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। कृष्णलाल का ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। और महेश दत्त का जो ग्रंथ है वो है भाषा काव्य संग्रह, जो कि 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 5 नंबर क्वेश्चन में अक्सर पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है इनका, बच्चन सिंह का। सही उत्तर का चयन सभी विद्यार्थी करेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। ए विकल्प में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बी विकल्प में हिंदी कहानी का इतिहास, सी विकल्प में हिंदी उपन्यास का इतिहास और डी विकल्प में हिंदी साहित्य की कहानी। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। सभी विद्यार्थी 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में आप सभी को बता देता हूँ, जो विद्यार्थी 5 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा रचित जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, यानी दूसरा इतिहास लिखने का बच्चों का काम नहीं है, इसलिए बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया है। याद कर लेना सभी विद्यार्थी। और मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी कहानी का जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी कहानी का जो इतिहास ग्रंथ है वो गोपाल राय का है। गोपाल राय हिंदी कहानी का इतिहास ग्रंथ और हिंदी उपन्यास का इतिहास, ये दोनों ग्रंथ किनके हैं, गोपाल राय के ग्रंथ है। और हिंदी साहित्य की जो कहानी है वो प्रभाकर माचवे का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है,
हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नामक ग्रंथ किसका है। ये ग्रंथ भी हमेशा पूछा ही जाता है परीक्षा में, क्वेश्चन आता ही आता है। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे और सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं विद्यार्थियों। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, आगे क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट आएंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दें सभी विद्यार्थी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नामक ग्रंथ किसका है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ABCD। ए विकल्प में है पद्मा सचदेवा, बी विकल्प में सुमन राजे, सी विकल्प में है मैत्री पुष्पा और डी विकल्प में इसमें से कोई भी नहीं। सभी विद्यार्थी 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में अब मैं सभी को बता देता हूँ, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नामक जो ग्रंथ है वो सुमन राजे का ग्रंथ है। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक ग्रंथ किस रचनाकार का है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ABCD। ए विकल्प में है डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी विकल्प में इनमें से कोई भी नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, जो 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं आप सभी को बता देता हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 ग्रंथ मिलते हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आपको पता ही है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय किसे जाता है। यानी कि आदिकाल का जिसने विशद विश्लेषण किया है उस कवि का नाम बताओ, उस लेखक का नाम बताओ। 4 विकल्प दिए गए हैं, ABCD। राइट आंसर का चयन करना है। जो विद्यार्थी 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर चुन रहे हैं वो ध्यान दे लो, इस 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का जो श्रेय जाता है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। मैं आप सभी को बता देता हूँ, नंद दुलारे वाजपेयी का जो ग्रंथ है वह है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जो कि 1942 ईस्वी में रचित हुआ था, यानी रचना हुई थी इसकी। नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, फिर से ABCD। सही विकल्प का चयन करना है। ए विकल्प में डॉक्टर नगेंद्र, बी विकल्प में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी विकल्प में है लक्ष्मी सागर वैष्णे और डी विकल्प में है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। प्यारे विद्यार्थियों, 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी विद्यार्थी देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में आप सभी को पता ही है, राम कुमार वर्मा का ग्रंथ तो आपको पता ही है इन्होंने लिखा है। कौन सा है राम कुमार वर्मा का, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और बच्चन सिंह का हम पीछे करके ही आए हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अब 2 में आपके ए या सी सही होगा, या ए सही होगा या फिर सी सही होगा। राइट आंसर का चयन करना है 9वें नंबर क्वेश्चन का। जो विद्यार्थी 9वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। डॉक्टर नगेंद्र ने किसी भी इतिहास का लेखन नहीं लिखा, इतिहास नहीं लिखा है। इन्होंने संपादन किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास नामक जो ग्रंथ है उसका संपादन किया है। और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णे का जो ग्रंथ है वो है आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि 1952 ईस्वी में रचित था। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका किसका है, लक्ष्मी सागर वैष्णे का। 9वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था ए ऑप्शंस। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखो। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, निम्न में से
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कौन सी कृति है? 4 विकल्प फिर से दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। सही विकल्प का चयन करो। ए विकल्प में हिंदी साहित्य की भूमिका, बी विकल्प में हिंदी साहित्य का इतिहास, सी विकल्प में हिंदी साहित्य का अतीत और डी विकल्प में इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर का चयन करो। 10 नंबर क्वेश्चन का जो विद्यार्थी सी ऑप्शन सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। विश्वनाथ प्रसाद जो मिश्र द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देखो। 11वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 252 वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथ में किसके शिष्यों का वर्णन मिलता है? बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, आप सभी को पता होना चाहिए ये जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया है और इसमें किन शिष्यों का वर्णन हुआ है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है बल्लभाचार्य के, बी विकल्प में नाभा दास के, सी विकल्प में है विट्ठलनाथ के, डी विकल्प में गोकुलनाथ के। सही विकल्प का चयन करना है। 11वें नंबर क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 11वें नंबर क्वेश्चन का जो विद्यार्थी उत्तर दे रहे हैं सी ऑप्शंस वो बिल्कुल सही है। 252 वैष्णव की वार्ता नामक जो ग्रंथ में विट्ठलनाथ के शिष्यों का क्या हुआ है? वर्णन मिलता है। और मैं आप सभी को बता देता हूँ 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ गोकुलनाथ द्वारा लिखे गए माने जाते। 84 वैष्णव की वार्ता में बल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है और 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। और नाभा दास का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? भक्तमाल, जिसका रचना काल है 1585 ईस्वी। भक्तमाल नाभा दास द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन में देखो। 12वां नंबर क्वेश्चन है, भक्तमाल ग्रंथ में कितने भक्तों और छप्य छंदों का वर्णन मिलता है? भक्तमाल में कितने ग्रंथ भक्तों का और छप्य छंदों का वर्णन मिलता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। सही विकल्प का चयन करो। ए विकल्प में है 200, 316, बी विकल्प में 318, 200, सी विकल्प में 205, 315, डी विकल्प में 201, 316। सही विकल्प का उत्तर करेंगे सभी विद्यार्थी। 12वें नंबर क्वेश्चन का जो विद्यार्थी सही ऑप्शन चुन रहे हैं ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि भक्तमाल जो ग्रंथ है इसमें 200 भक्तों का वर्णन है और 316 छप्य छंदों का वर्णन मिलता है। भक्तमाल जो ग्रंथ है नाभा दास द्वारा रचित है जिसका समय है 1585 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन देखो और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कवित रत्नाकर किसका रचना है? यहाँ किसकी कर लो, किसकी। कवित रत्नाकर किसकी रचना है? बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन करना है। ए विकल्प में सेनापति, बी विकल्प में माता दीन, सी विकल्प में भारतेंदु, डी विकल्प में है ए और बी दोनों सही हैं। जो विद्यार्थी 13वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर डी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। और जो विद्यार्थी कल्ला सेनापति बता रहे हैं वो ध्यान दे लो, ये जो ग्रंथ है, ये जो रचना है वो सेनापति और माता दीन दोनों की ही मानी जाती है। यानी इन दोनों ने ही इसी नाम से ग्रंथ की रचना की है। कवित रत्नाकर सेनापति का भी एक ग्रंथ मिलता है और माता दीन का भी एक रचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है?
वाक्यरसात्मकम काव्यम किसका कथन है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है भामा, बी विकल्प में है दंडी, सी विकल्प में है वामन और डी विकल्प में विषवनाथ। सभी विद्यार्थी 14वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और जो विद्यार्थी 14वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर डी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है, विषवनाथ का। और आप सभी को बता देता हूँ मैं, विषवनाथ का एक ग्रंथ हमें मिलता है साहित्य दर्पण। भामा जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनका जो ग्रंथ मिलता है काव्य अलंकार मिलता है। दंडी का जो ग्रंथ मिलता है हमें काव्य आदर्श मिलता है और वामन जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं सभी विद्यार्थी। 15वें नंबर क्वेश्चन को देखो। 15वां नंबर क्वेश्चन भी अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका कथन है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है वामन, बी विकल्प में है कुंतक, सी विकल्प में भामा, डी विकल्प में है जगन्नाथ। सभी विद्यार्थी 15वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर का चयन करेंगे। जो विद्यार्थी 15वें नंबर क्वेश्चन का सी विकल्प चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। भामा द्वारा कहा गया ये कथन है शब्दार्थों सहितो काव्यम। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो वामन है वो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनका जो ग्रंथ मिलता है वो है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। कुंतक जो हैं विक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनके द्वारा मिला ग्रंथ जो है वो ग्रंथ है विक्रोक्ति जीवित है। और भामा का ग्रंथ आप सभी को पता ही है काव्य अलंकार। और जगन्नाथ का जो ग्रंथ मिलता है हमें रस गंगाधर। ये एक दूसरा ग्रंथ भी मिलता है जगन्नाथ का चित्तर मीमांसा खंडन। और जगन्नाथ की एक पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर परीक्षा में पूछी, उनको याद करना। रमणार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये अक्सर पूछी ही जाती है और किसके द्वारा कही गई है, जगन्नाथ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन देखो और 16वें नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थावर दाला लित्रेतुई इंदोई हिंदुस्तान। ये ऊपर से लिख काट देना बेटा, इस्तवारदा है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ से मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, इसको सही कर लेना। इस्तवारदाला लित्रेतुर इंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में कुल कितने कवियों का वर्णन मिलता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है 700, बी विकल्प में 992, सी विकल्प में है 738 और डी विकल्प में है 1004। सभी विद्यार्थी सही विकल्प का चयन करेंगे। मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये जो ग्रंथ में जो कवियों का वर्णन किया गया है वो सही है, सी ऑप्शन। 738 कवियों का इसमें वर्णन मिलता है। और इसके साथ आपको सभी को याद रहना चाहिए कि इसमें 72 कवि जो हैं वो हिंदी के हैं और शेष जो कवि हैं वो क्या हैं, उर्दू के हैं। ये जो ग्रंथ है इस्तावारदाला लित्रोई इंदुई हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है वो वर्णा अनुक्रम पद्धति पर रचित है। इस ग्रंथ में पहला जो कवि अंगद को माना गया है और लास्ट जो कवि हेमंत को स्थान दिया गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह मात्र कहा है। और ये जो ग्रंथ है 24 अध्यायों में विभाजित है। और इस ग्रंथ का रचनाकार का जो नाम है गारसादा तासी माना जाता है। आशा करता हूँ कि सभी को याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सभी विद्यार्थी ध्यान दे लें। 17वें नंबर क्वेश्चन में है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने भागों में काल विभाजित हुआ है। मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने भागों में काल विभाजन हुआ है। 4 विकल्प दिया गया है। ए बी सी डी राइट विकल्प का चयन करना है सभी विद्यार्थियों ने। ए में है 4, बी में 5, सी में 2, डी में 3 सही विकल्प का चयन करने हैं। जो विद्यार्थी 17वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर
बी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी मिसर बंधु विनोद ग्रंथ में जो काल विभाजन है वो 5 भागों में किया गया है। और जो विद्यार्थी ए ऑप्शन सुन रहे हैं वो ध्यान दे लो, मिसर बंधु विनोद जो ग्रंथ है वो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और जो चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन मिसर बंधु विनोद ग्रंथ में जो काल विभाजन हुए हैं यानी कि हिंदी साहित्य को इन्होंने 5 भागों में बांटा है। इसका पहला भाग है आरंभिक काल, दूसरा भाग है माध्यमिक काल, तीसरा भाग है अलंकृत काल और चौथा भाग है परिवर्तन काल और 5वां भाग है वर्तमान काल। ये जो ग्रंथ है 2250 पृष्ठों में लिखा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां नंबर क्वेश्चन देखो और व्याकरण संबंधी क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी देंगे। प्रायवाची पूछा गया है। मनोज, रतिपति, मनसीज और मीन केतु आदि शब्द निम्न में से किस शब्द के प्रायवाची हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है कमल का, बी विकल्प में कामदेव के, सी विकल्प में कार्तिकेय के, डी विकल्प में है कुबेर के। सभी विद्यार्थी 18वें नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प चुनेंगे। 18वें नंबर क्वेश्चन का जो विद्यार्थी बी ऑप्शन चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कामदेव के प्रायवाची माने जाते हैं। यानी कामदेव के जो प्रायवाची हैं वो है मनोज, रतिपति, मनसीज और मीन केतु। इसके साथ पंचसर, पुष्पधनवा, मकरध्वज, अनंग और मनमंथ और मदन आदि कामदेव के ही प्रायवाची हैं। सभी विद्यार्थी कामदेव के प्रायवाची को अच्छी प्रकार से याद कर लें, ये अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। कमल के प्रायवाची भी सभी याद कर ले, मैं एक बार बोल भी देता हूँ। नीरज, राजीव, पंकज, जलज, सरोज, उत्पल, इंद्रवर, अंबुज, अरविंद, नीरज आदि कमल के प्रायवाची माने जाते हैं। और कार्तिकेय के प्रायवाची क्या हैं? कुमार, षडानन, सरभव, स्कंद आदि कार्तिकेय के प्रायवाची माने जाते हैं। और कुबेर के भी अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये भी याद कर लेना आप सभी ने। कुबेर के प्रायवाची कौन कौन से हैं? कुबेर के प्रायवाची हैं यक्षराज, धनाढ्य, किन्नरेश और राजराज कुबेर के ही प्रायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखो। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रायवाची से संबंधित क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से रक्तलोचन शब्द किस शब्द का प्रायवाची है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है राक्षस, बी विकल्प में काक, सी विकल्प में कपोत और डी विकल्प में है कोयल। राइट आंसर का चयन करना है। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। मैं बता देता हूँ, जो विद्यार्थी सी ऑप्शन सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी रक्तलोचन कपोत शब्द का प्रायवाची है और कपोत शब्द जो है उसको कबूतर का प्रायवाची है। यानी कपोत को कबूतर बोलते हैं। कबूतर या हारीत या रक्तलोचन ये सब कबूतर के ही प्रायवाची हैं। कबूतर के कौन कौन से प्रायवाची हैं? रक्तलोचन, कपोत और हारीत। कोयल के प्रायवाची मैं आपको बता देता हूँ। कोयल के प्रायवाची हैं कोकिल, पीक, बसंतूत, कोकिला, भरभूत आदि ये कोयल के प्रायवाची माने जाते हैं। राक्षस के जो प्रायवाची हैं वो हैं, राक्षस के प्रायवाची माने गए हैं दैत्य, यातुधान, असुर, धनुज, दानव, रजनीचर, निशाचर, ये राक्षस के प्रायवाची माने जाते हैं। और काक के जो प्रायवाची माने गए हैं करट, कौवा, वायस और काक आदि काक के प्रायवाची यानी कौए के प्रायवाची माना जाता है कौवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, सॉरी माफ़ करना 20 नंबर क्वेश्चन।
20 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न में से पिशून शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है। 4 विकल्प फिर से दिए गए हैं। ए विकल्प में कौवा, बी विकल्प में क्रोध, सी विकल्प में पसीना, डी विकल्प में इनमें से कोई भी नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का जो विद्यार्थी ए ऑप्शन सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कौवा का पर्यायवाची पिशून माना जाता है, और कौवा के पर्यायवाची मैं आपने पीछे बता भी दिए हैं। और क्रोध के जो पर्यायवाची माने गए हैं, आक्रोश, कोप, रोष, अमर्ष, गुस्सा आदि। और पसीना के जो पर्यायवाची माने गए हैं, संवेद, प्रस्वरण, श्रमकाण, श्रवबिंदु, परस्वेद आदि, ये पसीने के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, सभी विद्यार्थी 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। सुरसरी, सुरसरिता, देवपगा और त्रिपथगा आदि शब्द निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। और पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्यायवाची जो टॉपिक है इसको सभी विद्यार्थी अच्छी प्रकार से याद कर लें, और यहाँ से प्रश्न निकल के आता ही आता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में यमुना, बी विकल्प में नदी, सी विकल्प में गंगा, और डी विकल्प में ए और बी दोनों सही हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। उत्तर सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि ये गंगा के पर्यायवाची माने जाते हैं। मैं आप सभी को बता देता हूँ, परीक्षा में गंगा के पर्यायवाची पूछे ही जाते हैं, तो सभी याद कर लें गंगा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। देवनदी, जाह्नवी, विष्णुपदी, नदीश्वरी, अमर, तरंगिनी, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, सुरसरिता, देवपगा और त्रिपथगा आदि गंगा के ही पर्यायवाची माने जाते हैं। यमुना के पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं, तो यमुना के भी सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। यमुना के पर्यायवाची है कलंदी, सूर्यसुता, अक्करजा, तरणिजा, रवि तन्या, तरणी तनुजा और भानुजा, ये यमुना के पर्यायवाची माने जाते हैं। और नदी के जो पर्यायवाची हैं वो है सरिता, तटनी, तरंगिनी, वाहिनी, निर्झणी आदि नदी के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, 22 नंबर क्वेश्चन भी पर्यायवाची संबंधी क्वेश्चन है, और सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। इसका क्या पूछा गया है, यक्षराज, किन्नरेश और राजराज आदि शब्द निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। ये तो सभी से बनेगा, क्योंकि मैंने पीछे बता चुका हूँ मैं किसके पर्यायवाची हैं, तो सभी को याद होगा। ये तो सभी विद्यार्थी सही उत्तर देंगे। ए बी सी डी सही हैं, राइट आंसर का चयन करना है सभी विद्यार्थियों ने। 22 नंबर क्वेश्चन का जो विद्यार्थी बी ऑप्शन सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 22 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी एक कुबेर के पर्यायवाची है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, कुबेर के पर्यायवाची आप याद कर ही लेना। और राजा के जो पर्यायवाची हैं वो बता देता हूँ आपको, भूपाल, नरेश, महीप, राप, भूपति, नरपाल, नरेंद्र और नरनहा आदि किसके राजा के पर्यायवाची माने जाते हैं। पेपर में इंद्र के पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं, सभी विद्यार्थी याद कर लेना। इंद्र के पर्यायवाची है सुरपति, देवराज, महेंद्र, पुरंदर, माधवा, सच्चीपति। अक्सर सच्चीपति बड़ा पूछा जाता है इंद्र का पर्यायवाची, सच्चीपति, मेघवाहन, परुहूत और याशव आदि इंद्र के पर्यायवाची माने जाते हैं। कामदेव के मैंने आपको बता ही दिए हैं पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर क्वेश्चन है, धेनु और सुरभि आदि शब्द निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। धेनु और सुरभि के पर्यायवाची किसके हैं, धेनु और सुरभि। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में गौरी, बी विकल्प में भद्रा, सी विकल्प में धूसर, डी विकल्प में ए और बी दोनों सही हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। धेनु और सुरभि
गौरी और भद्रा के पर्यायवाची में माने जाते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। धेनु, सुरभि, गौरी और भद्रा ये गाय के पर्यायवाची माने जाते हैं, गाय के पर्यायवाची। और मैं आपको वो गधे के पर्यायवाची माने गए हैं। और इसमें जो है गधा, खर, वैशाख नंदन, रासव, दूसर, वेसर और चक्रीवान आदि इसके पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखो। 24 नंबर क्वेश्चन, शोणित और रुधिर आदि शब्द निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची है? आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सभी से बनेगा। शोणित और रुधिर के पर्यायवाची बताने हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए में लहू, बी में अमृत, सी में अम्बु या डी इनमें से कोई भी नहीं। सभी विद्यार्थी 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और जो विद्यार्थी ए ऑप्शन को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। राइट आंसर है लहू, यानी कि ये रक्त के पर्यायवाची माने जाते हैं। 24 नंबर में खून के, यानी खून, लोहित, शोणित और रुधिर ये एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। अमृत के पर्यायवाची माने गए हैं सोम, सुधा, अम्य, सुरभोग, पीयूष, मधु, अभि आदि ये अमृत के पर्यायवाची माने जाते हैं। और अम्बु पानी का पर्यायवाची है। और पानी के पर्यायवाची अक्सर पूछे, याद कर लेना। अम्बु हो गया अम्ब, उद्दक, जीवन, सलील, पयो, वारी, तोय, आब आदि ये पानी के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखो। और 25 नंबर क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से यातुधान शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में दानव, बी विकल्प में उजाड़, सी विकल्प में उपाय, डी विकल्प में कट्टक। राइट आंसर का चयन करना। 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यातुधान दानव के पर्यायवाची माने जाते हैं, यानी राक्षस के पर्यायवाची माने जाते हैं। और उजाड़ के जो पर्यायवाची है वो है जंगल, व्यावान और वन। उपाय के पर्यायवाची क्या माने गए हैं? युक्ति, साधन, तरकीब, यतन, प्रयत्न आदि उपाय के पर्यायवाची है। और कट्टक के जो पर्यायवाची है वो है दल, सेना, फौज, अनकिनी आदि ये कट्टक के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखो। सभी विद्यार्थी 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। निकेतन, निल्य और आल्य आदि शब्द निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? फिर से पर्यायवाची संबंधी क्वेश्चन है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पर्यायवाची से क्वेश्चन पेपरों में आता ही आता है, इसलिए आपको पर्यायवाची की आज प्रैक्टिस कराई जा रही है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, बी, सी, डी घास के, घृत के, सी निवास के, डी या घट के। सही उत्तर का चयन करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 26 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर विद्यार्थी सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि निकेतन, निल्य और आल्य जो निवास यानी ग्रह के पर्यायवाची माने जाते हैं। मैं फिर से आपको एक बार याद करा देता हूँ। निवास के जो पर्यायवाची हैं वो है घर, गृह, वास, शाला, सदन। निकेतन, निल्य और आल्य ये निवास के पर्यायवाची माने जाते हैं। घट के जो पर्यायवाची हैं वह है घड़, कलश, कुंभ, नीप आदि। और घृत के जो पर्यायवाची हैं वह है नवनीत, घी, अमृत। और घास के जो पर्यायवाची माने गए वह तृण, ध्रुवा, दूब, कुश या सद आदि ये घास के पर्यायवाची माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है। रजत, रूपक और चंद्रहास आदि शब्द निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची है? फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है सोना, बी विकल्प में है चांदी, सी विकल्प में है तांबा और डी विकल्प में ए और बी दोनों सही हैं। सही उत्तर का चयन करेंगे सभी विद्यार्थी। 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे जो विद्यार्थी 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। रजत, रूपक और चंद्रहास ये चांदी के ही पर्यायवाची माने जाते हैं, यानी कि ये चांदी के पर्यायवाची हैं। और सोने के जो पर्यायवाची माने गए हैं वो हैं स्वर्ण, कंचन, सुवर्ण, हारक,
जात रूप, ताम रस, जात रूप बहुत पूछा जाता है, सोना का पर्यायवाची जात रूप, ताम रस, कनक, कुंदन आदि सोना के पर्यायवाची माने जाते हैं और तांबे को ताम्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आज की वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? मृगांक, इंदु, राकापति, सोम और सुधांशु आदि शब्द निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए सूर्य, बी इंद्र, सी चंद्रमा, डी चंद्रिका। राइट आंसर का चयन करेंगे सभी विद्यार्थी 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। जो विद्यार्थी 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी ये चंद्र के पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची माने जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है और चंद्रमा के पर्यायवाची पूछ लिए ही जाते हैं, तो सभी चंद्रमा के पर्यायवाची याद कर लेंगे। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। चंद्रमा के पर्यायवाची हैं सुधाकर, निशाकर, शशि, सुधांशु, द्विजराज, विधु, मयंक, राकेश, हिमकर, कलाधर। कलाधर बहुत पूछा जाता है। और मृगांक, इंदु, राकापति बहुत पूछा जाता है। सोम और सुधांशु ये सभी शब्द चंद्रमा के ही पर्यायवाची माने जाते हैं। सूर्य के जो पर्यायवाची हैं वो है दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, अरक, पतंग, आदित्य, हंस, अंशुमाली और मार्तंड। ये सूर्य के ही पर्यायवाची माने जाते हैं। और चंद्रिका के पर्यायवाची कौन से हैं? चांदनी, ज्योत्सना और कुमोदी ये चंद्रिका के पर्यायवाची है। इंद्र के पर्यायवाची मैंने आपको पहले बता ही दिए हैं, तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे चंद्रमा के पर्यायवाची। प्यारे साथियों, ये थे आज की क्लास के हमारे बेहतरीन 28 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आप सभी को कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिला होगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आपकी बेहतर हिंदी बन सके और आपकी तैयारी परीक्षा के लिए अच्छी हो सके। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।